दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जीएस पॉइंटर। और अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम लगातार हैं, जैसे कि अभी यूपीएससी एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, इसी तरीके से अन्य कई स्टेट के भी एग्ज़ाम हैं। लेकिन इन सभी में जो है इतिहास का काफ़ी वेटेज है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और रिवीजन के लिए जो है जीएस पॉइंटर का जो वन लाइनर सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर के जो है कई सब्जेक्ट के जो है मैं कैप्सूल जो कोर्स है आप कह सकते हैं उसको जो है लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें जो है कम समय में आप इसे रिवाइज कर, ताकि जो है आप कम समय में जो है अपने सिलेबस को जो है रिवाइज कर सकें। और इसी के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है आपका कुछ हेल्प कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं जीएस पॉइंटर का आधुनिक भारत का इतिहास वन लाइनर। यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा जो है कालीकट तट पर पहुंचा 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। कौन था? वो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा जो है। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया किसने किया? तो जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। अभी कुछ समुद्री यात्री और देखते हैं कि कौन कौन से देश से आए। जैसे वास्को डी गामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पुर्तगाल से आया। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से आया। कैप्टन हुक ग्रेट ब्रिटेन से आया। तस्मान जो है हॉलैंड से आया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो ये जो है पुर्तगाली जो शक्ति है इसका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ पे किया? कोचीन में किया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने, यानी सबसे पहले भारत में जो व्यापारी केंद्र किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये जो है हुगली में। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, हुगली जो है। पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बिल्कुल सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने क्या किया था? हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्राक। दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्राक, ये काफ़ी बार जो है पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1637 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा है, जो है एग्ज़ाम से पहले जो है जो जीएस पॉइंटर होता है, काफ़ी कम समय में जो है ये अच्छा जो है रिवीजन आपका हो जाता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग डच। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है उस समय के हिसाब से। चलिए, ब्रिटिश कंपनियों में से
भारत में व्यापार करने का पहला ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। ठीक है, कौन सी कंपनी को दोस्तों? ये जो है लीवेंट कंपनी को, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। कौन था भारत का बादशाह दोस्तों? ये था अकबर। जिस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी ब्रिटेन में, उस समय भारत में शासन था अकबर का। ठीक है, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो जहांगीर के काल में भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पे स्थापित की दोस्तों? सूरत में। कहाँ पे? सूरत। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ठीक है, तो इसकी भी कहानी आप देखोगे तो शादी में ही पुर्तगालियों ने क्या किया था? बम्बई को जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, चलिए तो हम कहानी पे नहीं जाएंगे, हमें फास्ट रिवीजन करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ तो इसका मेन जो पहला रीजन था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। सेकंड पॉइंट देखिए नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में। बिल्कुल सही है। अभी देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका वार से रिलेटेड है और कौन से संधि से ये समाप्त हुआ ये देखिए। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है एक्स-ला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ। ठीक है, जब ऑस्ट्रिया में वार शुरू होता है तो चूंकि यहाँ पे भी बिजनेस के लिए आए रहते हैं तो यहाँ पे भी जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे ही वहाँ समाप्त होता है एक्स-ला चैपल की संधि से अंत होता है। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है ये अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से अंत हो गया। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। तो प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली क्या करता है? अंग्रेजों से जीत जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, डुप्ले। ठीक है, डुप्ले जो है ऐसा किया। धीरे धीरे क्या है, ये लोग व्यापार करने आए थे लेकिन जो है राजनीतिक हस्तक्षेप देना शुरू किए, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे फ्रांसीसी हो। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब स्थापित हुई? लुई 14वें के जो है शासनकाल में। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है काल्बर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी। अभी देखिए कुछ मिलान करने के लिए दिया है, इसी को इंग्लिश में मैचिंग बोलते हैं। तो देखिए पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी में फ्रेंच ने क्या किया? अपनी बस्ती बनाई थी, अपनी व्यापारिक बस्ती। देखिए गोवा में जो है पुर्तगीज, जो कि काफ़ी सबसे जो है यहाँ से पुर्तगीज जो है लास्ट में गए थे 1961 में। त्रावणकोर, यहाँ जो है डेनिश ने जो है अपनी व्यापारिक बस्ती बनाई। फिर देखिए मद्रास में डच ने। तो नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? तो सबसे अंत में जो है फ्रांसीसी है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान। ठीक है,
वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 ईस्वी में। जो पहला युद्ध हुआ 1757 में हुआ, प्लासी का युद्ध जो है। नेक्स्ट देखिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव जो है काफ़ी जो है इसका तेज बुद्धि था। एज ए क्लर्क आया और जो है ये वायसराय तक जो है पहुंचा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, किसको कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। तो इससे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए आप। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है, कहाँ पे है दोस्तों? यह है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो यह है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था दोस्तों? 1664। काफ़ी जो है ये इंपॉर्टेंट वार है, क्योंकि इसके बाद जो है देखा जाए तो अंग्रेज जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में इंडिया में उभर चुके थे। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक जो है सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। सत्रह सौ 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की दोस्तों? तो जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई, तो फिर 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वो कौन से हैं? वो है, जस्ट 1 मिनट, सत्रह सौ 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है खासी। ठीक है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है। ठीक है, तो अम्बेर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। ठीक है, वांडीवास का जो युद्ध है 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बक्सर का युद्ध है मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास का जो युद्ध है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ वांडीवास का युद्ध 1760 में। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख। ठीक है, यानी डलहौजी जो अंग्रेज और आपका जो है सिखों के बीच में। खुर्दा का जो युद्ध है ये जो है निजाम युद्ध मराठे जो है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया मराठों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, देखिए रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर, बिल्कुल सही है। रंजीत सिंह संबंधित थे सूखर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था, यह स्टेटमेंट किसका था? ये जो है महाराजा रणजीत सिंह का। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। ठीक है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। इनमें से सही कथन बताना है आपको। तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए आगे। पंजाब के विलय के बाद पंजाब प्रशासन करने के लिए
3 की परिषद के सदस्य थे? सर हेनरी लॉरेंस, जो कि प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मॉन्सेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ, देखिए हैदर अली, ठीक है, जो कि 1766 से 69 के बीच। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया, तो ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में हराया? वो था सर आयरकुट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। चलिए देखते हैं आगे। वो भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, तो जो है टीपू सुल्तान ने। ये फ्रांसीसियों की मदद से जो है आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए और सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए भी जो है उनसे हेल्प लिया। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया। पोलीलूर में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। अभी देखना है, सही सुमेलित करना है आपको। तो ये सभी सही सुमेलित युग है दोस्तों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रहा, मतलब इसका कोई जो है रिजल्ट नहीं निकला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के बीच दिवंगत हुआ, यानी मारा गया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ पे? सरधना में। ठीक है। अभी देखिए सही कथन है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ठीक है, सही कथन है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मीर जाफर क्या था? सेनापति था और जा करके जो है मिल गया अंग्रेजों से। चलिए अब आगे देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि ले लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो लॉर्ड डलहौजी जो है जो लैप्स पॉलिसी लेके आए, अगर कोई राजा है, अगर उसका पुत्र नहीं है तो क्या करता था? उसको जो है इसके तहत उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था? जिस समय कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा, ठीक है, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो दोस्तों जो सिविल सेवा का स्टार्टअप समझ लो कॉर्नवालिस ने किया भारत में। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। जो बसीन की संधि हुई 1802 ईस्वी में, याद रखना ये अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है उसको सबसे पहले जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इसको स्वीकार किया। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निज़ाम। कौन थे दोस्तों? हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद ने, इसके बाद मैसूर ने किया, फिर अवध और सिंधिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, समता अकेडमी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक है, PDF है, आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आप बच्चों को सपोर्ट कीजिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो काफ़ी चीज़ें हम वहाँ दे रहे हैं फ्री में। चलिए आगे देखते हैं।
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि प्रश्न में बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो वो होगा उत्तर हैदराबाद। ठीक है, यदि प्रश्न में बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पूछा जाए तब आप बोलेंगे हैदराबाद, लेकिन केवल सहायक संधि ठीक है पूछा जाए तो सबसे पहले अवध का नवाब। सहायक संधि क्या था? ठीक है, अंग्रेज जो है बोलते थे कि भाई आप जो है हमारे अधीनस्थ हो जाओ, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी देख रेख करेंगे, और उसके बदले में वहाँ से जो है वसूली करते थे वो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इंदौर के होलकर राज्य ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा तो वो था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो ये जो है आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ। देखते हैं सही सुमेलित है सब कुछ। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर हैं 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंधित था कैप्टन स्लीमैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। देखो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो सती प्रथा पर पाबंदी लगाई विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया 1829 ईस्वी में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुश प्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ कुशासन का आरोप लगा करके क्या किया गया, इसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कब? 1856 ईस्वी में। अब देखिए कुछ राज्य हैं उनका विलय जो है कब हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार आया हुआ एग्जाम में, तो इसको जो है काफ़ी अच्छे से याद कीजिएगा। 1849 ईस्वी में जो है पंजाब का विलय, 1848 में सतारा का विलय, और 1856 में अवध का विलय, 1855 में करौली का विलय जो है। चलिए आगे देखते हैं। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। ठीक है, तो डलहौजी ने किया। लैप्स पॉलिसी, डायर की लैप्स पॉलिसी, जहाँ पे जो है राजा का कोई संतान उसका नहीं होता था, उसके द्वारा उत्पन्न जो है तो जो है डलहौजी क्या करता था, उसको जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था। लेकिन अवध के बारे में अलग कहानी थी। अवध में उनकी संतान थी, लेकिन कुशासन का आरोप लगा करके उसको जो है 1856 में अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है। तो सबसे पहले देखिए सतारा को शामिल किया गया, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलन बैरो के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया कब? 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई। ठीक है, तो किसके समय में जो है रेलवे लाइन बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ बम्बई और थाड़े के बीच में, 34 किलोमीटर तक चला था दोस्तों ये। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो वो कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। कब क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, 1857 की क्रांति के समाप्ति के बाद अंग्रेजों को रियलाइज हो गया कि कुछ लिबरल होना पड़ेगा, और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया 1858 ईस्वी की साम्राज्य की घोषणा ने। इसके पहले लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ऐसा नहीं था। ठीक है। लेकिन 1857 में जो है क्या हुआ, ऐसे राजाओं ने और किसानों ने और जो सिपाही थे सबने विद्रोह किया था उसमें। तो अब अंग्रेजों ने चाल चली कि कम से कम जो है जो राजा हैं महाराजा हैं उनको अपने पक्ष में रखो, ताकि जो है अपनी जो है भारत में जो पकड़ है वो अच्छी बनी रहेगी। तो थोड़ा लिबरल हो गए। 1858 ईस्वी में बोला कि ठीक है आप गोद ले सकते हो, महारानी की घोषणा के बाद। चलिए अब देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। किसने समाप्त किया दास प्रथा को? लॉर्ड एलनबरो ने। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि से। लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापक का सिद्धांत। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 का विद्रोह से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन, वो क्या है? सती प्रथा का अंत। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। सरजानसोर ये जो है निष्क्रियता से संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो सिंध के विलय से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी अवध के विलय से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी अवध का जो विलय है विलीनीकरण से संबंधित है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था इनके समय में। लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया। तो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया गया एक दंडित अपराधी के द्वारा, सेलुलर जेल। ठीक है। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल था लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, तो लॉर्ड लिनलिथिगो। लॉर्ड कर्जन दूसरे नंबर पे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। क्लाइव जो है बंगाल में दोहरे शासन से संबंधित है। बेंटिंग जो है अंग्रेजी शिक्षा से। चार्ल्स मेटकाफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है सती प्रथा के निषेध से संबंधित है। लॉर्ड रिपन जो है स्वायत्त शासन से संबंधित है। और लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन। ठीक है। 1905 में हुआ था, याद रखना, बंगाल विभाजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जीके गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले देखिए लॉर्ड कर्जन, इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, किसने स्टार्ट किया भैया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, तो लॉर्ड मिंटो ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, वो था लॉर्ड रीडिंग। पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लेकर के आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन जो है लॉर्ड लिटन। इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ठगी का दमन विलियम बेंटिंग के द्वारा। रिंग फेंस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में।
चुग का सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन किस में हुआ? 1905 में। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव के टाइम में। सामाजिक सुधार इससे संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक संबंधित है सामाजिक सुधार से। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी ये जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस के टाइम में किया गया। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, ठीक है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन क्या हुआ? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस। एक बार और देखिए सूची 1 और सूची 2। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर 1833 के अधीन। जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किन्नी मॉड मिंट का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। आर्कीवाल्ड पर्सिवल वेवेल बाइक्वाइंट और ऑल वेवेल इससे संबंधित हैं। अभी देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्या प्रभाव हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था पर, देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियाँ जो होम चार्जेज की संगठक थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के जो वेतन पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली ये निधि थी। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। अस्थाई बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। चीर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये मुख्य कारण था। अभी देखिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू होने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अठारह ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन निर्धारण किया जाता था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी की सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। जो भी लाभ होता था वो क्या करते थे, यहाँ से जो है वो सीधे ब्रिटेन भेज देते थे। तो इसी को जो है दादा भाई नौरोजी जी ने बताया कि ड्रेन थियरी, ठीक है, अपवाद सिद्धांत, उसका लाभ भारतीयों को नहीं।
अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी ने। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। आर्थिक दोहन, निकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाड़े तथा सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे भाई? सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद दोस्तों देखिए 1857 की क्रांति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, जो एनफील्ड राइफल आई उसमें माना जाता था कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये जो है धीरे धीरे सेना के अंदर जो है ये धर्म से रिलेटेड था और काफ़ी तेज़ी से जो है ये फैल गया कि ये जो है अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। ठीक है, मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या था? कमल और रोटी। 1857 संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया तो दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, तो ये जो है वाराणसी है और उनका बचपन का नाम मनु था। ठीक है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता ये जो है खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल स्थित है। दोस्तों ये ऑप्शन में काफ़ी कंफ्यूज करता है, लोग झांसी टिक करते हैं, लेकिन इसका महारानी लक्ष्मीबाई जी का जो समाधि स्थल है वो है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हिरोज का। हिरोज जो है सेनापति था, तो उससे जो है अंतिम जो युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई और हिरोज का ही हुआ था। और हिरोज जो है रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी से भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसने ये बोला था कि इतने जो यहाँ पर जो लाशें वहाँ पड़ी हुई थी, उन्होंने बोला हिरोज ने कि इतनी लाशों के बीच में यही एक मर्द है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है अपने विरोधियों को, अंग्रेजों को भी काफ़ी प्रभावित की थी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा हुआ था बेगम ऑफ अवध। ठीक है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। दोस्तों हम फास्ट देखेंगे सो दैट समय कम लगे और ज़्यादा बेनिफिट हो। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे जी। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तात्या टोपे को। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो रामचंद्र पांडुरंग जो है नाम तात्या टोपे जी का था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंधित थे बिहार के जगदीशपुर से जो है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति के नेता थे दीवान मनीराम दत्त।
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया तो वो थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह जो है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जयपुर जो है केंद्र नहीं था क्रांति का। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। जानते ही हैं मिर्ज़ा गालिब काफ़ी फेमस हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंधित नहीं थे, तो उधम सिंह संबंधित नहीं थे इसमें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। 1857 की लड़ाई में क्या हुआ कि जो रियासतों के राजा थे और काफ़ी जो क्षेत्र जैसे मद्रास हो गया, पंजाब हो गया और काफ़ी जो ज़मींदार लोग थे वो जो है 1857 की क्रांति में जो है सिपाहियों का जो है सहयोग नहीं किए। ठीक है, इसकी वजह से भी हार हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। देखिए यहाँ पर आ गया पॉइंट। चलिए आगे बढ़िए। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो देखिए साहूकार तथा जमींदार इन्होंने जो है भाग नहीं लिया। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था मुंगेर। अब ये देखिए सभी सही सुमेलित है। बख्त खां ये दिल्ली से संबंधित है। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। झांसी जो है नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई जी ने। लखनऊ में जो है कमान संभाला बेगम हजरत महल ने 1857 में, और कानपुर में अजीमुल्ला खां जो है, फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। चलिए आगे बढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सुमेलित है लेकिन वहाँ पर सुमेलित नहीं रहेगा, याद रखिए। क्रांतिकारियों के नाम देखते हैं और स्थान। नाना साहेब बिलोंग करते थे कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनी राम दीवान असम से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था 1857 के टाइम भारत का गवर्नर जनरल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, देखिए इंपॉर्टेंट है, जॉन बेनेट हैरसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विस्कांट पाम्स्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से
वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो लखनऊ में जीवन किसने खोया? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। कथन देखिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने? सर जेम्स आउट्रम M.W. टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया। जो ही अंग्रेज इतिहासकार थे ज़्यादातर वो जो है इसकी क्या कर रहे थे? निंदा ही कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? इसको नाम दे दिया सर जेम्स आउट्रम M.W. टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वीडी सावरकर जी ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है R.C. मजुमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। वो भी यहाँ पे देसी रियासत हैं, वो चूँकि हमारे पक्ष में रहे, जो यहाँ के जो राजा बचे हुए वो हमारे पक्ष में रहे, तो उन्होंने थोड़ा यहाँ लिबरल हो गए और जानबूझ करके ये सब किया। ठीक है, ताकि जो है उनकी पकड़ जो है थोड़ी मजबूत हो जाए। क्योंकि 1857 की जो आंधी थी, अगर देसी रियासत जो राजा थे और जो भी साहूकार जमींदार थे अगर साथ दिए होते तो अंग्रेज जो है 100 साल लगभग पहले ही भाग गए होते यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो 1857 के बाद जो है क्या किया गया कि भारतीय जो सिपाही थे उनकी संख्या को भी काफ़ी कम किया गया। और इसके लिए जो आयोग बना था पील आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। अब वे गोरखा, सिख, पंजाब एवं उत्तरी प्रांत से जो है इसमें जो है शामिल किए सेना में। अन्य जन आंदोलन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पापना उपद्रव में से विप्लव हुआ। नील उपद्रव का देखिए, ये 1857 के विद्रोह के ठीक बाद पूछ रहा है, कई दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा उपद्रव हुआ, आंदोलन हुआ। तो ये जो है देखिए नील उपद्रव हुआ था 1857 की क्रांति के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, तो ये है सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। जो वहाबी आंदोलन है उसका मुख्य केंद्र क्या था? सेंटर पटना। कुका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथ की स्थापना किया था करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी।
वेलुथम्पी वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर महाराष्ट्र। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंद जनजाति। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किया बुद्धू भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको डबल स्टार लगाइए। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया, मेजर बारो को। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई तो यह है भील विद्रोह। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह बिरसा मुंडा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान जो है। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 ईस्वी में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले संथाल, इसके बाद सिपाही, फिर नील, इसके बाद दक्कन के दंगे। अभी देखेंगे सूची 1 और सूची 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मोपला विद्रोह जो है आपका केरल में हुआ, बिल्कुल सही है। पाबना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में, बिरसा मुंडा बिहार में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1921 का जो मोपला विद्रोह है वो केरल में हुआ था दोस्तों। ये जमींदारों के प्रति हुआ था विद्रोह। अभी देखिए सही सुमेलित है सभी ये घटनाएं। देखिए यहाँ पे सभी सुमेलित दिया है क्योंकि फास्ट डिवीजन करना है हमें। घटना और तिथि। बैरकपुर जो विद्रोह जो है नवंबर 1824 ईस्वी में हुआ। बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 ईस्वी में हुआ। संथाल जो विद्रोह है वो 1855-56 में हुआ। कब हुआ? 1855-56 में। बेल्लौर विद्रोह 1806 ईस्वी में। अभी हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कूका विद्रोह कहाँ पे हुआ? पंजाब में। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में। कुकी विद्रोह त्रिपुरा में। अहोम गोमधर कुंवर, इसके नेता थे ताना भगत, जतरा भगत। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी तो ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया 1914 ईस्वी में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नाग। अभी देखेंगे दोस्तों जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास देखते हैं। चलिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया। कहाँ पे किया? कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया था जोनाथन डंकन ने। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी तो ये माइकल मधुसूदन दत्त को। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया सर विलियम जोन्स ने।
स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ पर क्लर्क के रूप में छोटे छोटे जो है पदों पर नियुक्ति चाहिए थी। तो इसके लिए जो है वो चाहते थे कि कम से कम ये हमारी भाषा को समझ सके, इसलिए वो जो है यहाँ पे इंग्लिश यानी अंग्रेजी आधुनिक शिक्षा को जो है शुरू में डेवलप किए। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो जब चार्टर अधिनियम 1813 आया उसके तहत 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के लिए दिया गया। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र काफ़ी बार पूछा गया है, इसको डबल स्टार लगाइए। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? यह है शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित है शिक्षा क्षेत्र से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के संस्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई 1857 ईस्वी में। जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वह है D.K. कर्वे। एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे V.G. तिलक, बाल गंगाधर तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, राजा राम मोहन राय ने। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया लॉर्ड हार्डिंग ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो ये किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को भी बेनिफिट हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों अब हम देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी तो वेलेजली ने ही सहायक संधि भी स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड लिटन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के टाइम। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक। ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया किसने? तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। मिरातुल अखबार कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था, ये कलकत्ता से होता था। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। वनडे एग्जाम में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान दीजिएगा।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया वह है केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, बंगवासी, काल तथा केसरी वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। संध्या, युगांतर तथा काल ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र प्रकाशन शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुक्तिया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था लीडर। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में जो है नहीं निकलता था ये पत्र, द इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। ठीक है, होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया अरविंद घोष ने। ठीक है, इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह है इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू जी से जुड़ा हुआ था। अब देखेंगे ये सभी सही सुमेलित है, याद करना है बस आपको। समाचार पत्र है और किस भाषा का है। भारत मित्र ये जो है हिंदी समाचार पत्र, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली में और दैनिक आज विश्व प्रसाद गुप्त जी का, द लीडर मदन मोहन मालवीय जी का, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का ये समाचार पत्र है, द पॉइनियर जॉर्ज एलेन का। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया वह था प्रताप। ठीक है, जो प्रताप समाचार पत्र था इसके माध्यम से विजय सिंह ने क्या किया? बिजौलिया आंदोलन को पूरे समूचे भारत में जो है चर्चा का विषय बना दिया था। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे तो महात्मा गांधी जी। हरिजन जो समाचार पत्र है इसके संपादक महात्मा गांधी। फिर देखिए नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया पुणे, वर्तमान पुणे से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था B.R. अम्बेडकर ने। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था ये मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत। अल हिलाल कामरेड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वह है वंदे मातरम। अब कुछ समाचार पत्र है और उनसे रिलेटेड जो है संपादक हैं उनको देखते हैं। तो हिंदू काफ़ी फेमस है, द हिंदू आज भी जानते हैं आप समाचार पत्र। जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके संपादक हैं। सुधारक इसके जो है G.K. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र, इसके संपादक हैं। बंगाली इस समाचार पत्र के संपादक S.N. बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल संपादक फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ संपादक एनी बेसेंट। लीडर इसके संपादक मदन मोहन मालवीय जी। सर्चलाइट इसके संपादक सच्चिदानंद सिन्हा जी। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस इसके संपादक T.M. नायर। चलिए अब आगे देखते हैं। अबुल कलाम आजाद ये अल हिलाल से संबंधित है। फिरोज शाह मेहता जो है बॉम्बे क्रॉनिकल से। एनी बेसेंट न्यू इंडिया से। महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक। लोकमान्य तिलक जो है केसरी के संपादक। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए नीचे भी जो है कुछ दिए हुए हैं
और उनके जो संपादक है वो दिया हुआ है। नवजीवन M.K. गांधी, महात्मा गांधी जो है। स्वराज्य T. प्रकाशम, प्रभात N.C. केलकर, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। स्टार्ट किया यंग इंडिया बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। केसरी एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया। कॉमनवेल्थ B.R. अम्बेडकर जी ने। मुक्त नायक एनी बेसेंट जी ने। न्यू इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्र गुफ्तार एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे, काफ़ी फेमस थे ये, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। नीचे देखिए ये सब सही सुमेलित है, एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा आपको अरेंज करके। यहाँ पर याद करने के लिए जीएस पॉइंटर ने काफ़ी अच्छा किया है, डायरेक्ट याद कीजिए बस। बिपिन चंद्रपाल इन्होंने न्यू इंडिया स्टार्ट किया। अरविंद घोष ने वंदे मातरम। ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली ने कामरेड। ऐसे डांगे ने द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद ने नवयुग। गुलाम हुसैन ने इंकलाब और M. सिंगरवेलू लेबर किसान गजट से संबंधित हैं। इसके आगे हम देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। इसके आगे देखेंगे हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है। उन्नीसवीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े। कथन ए 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। रीजन यानी कारण दिया हुआ है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। देखिए इसमें ए और आर दोनों ही सही है, यानी कथन और रीजन दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। कुल जमींदार, नवीन धन व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को ज़्यादा प्रभावित किया। सबसे पहले भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय जागृति या जागरण के जो है जनक माने जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। तो अगर ऑप्शन में पूछेगा तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था बनाई? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। ये काफ़ी बार पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ये पेंशन के लिए भेजते हैं ब्रिटेन में और इनको जो है राजा की उपाधि देते हैं वो अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। तो केशव चंद्र सेन का जो संबंध है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। तो राजा राम मोहन राय ने जो है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया 1893 ईस्वी में और काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने जो है भाषण दिया। ठीक है,
और पूरे जो है भारत का मान सम्मान इन्होंने पूरी दुनिया में जो है फैलाया। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में। शारदा मुनि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। वेदों की ओर चलो कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया आर्य समाज द्वारा। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये कहा था स्वामी दयानंद जी ने। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद जी ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना, स्वामी दयानंद। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था M.G. रानाडे। संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, ये काफ़ी बार पूछा गया है। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले जी ने। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव जो है। कौन जो है? राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता था तो गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित किया गया 1891 में। उसका प्रधान शंबल प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है, ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा 4 ऑप्शन कि किस व्यक्ति का ये स्टेटमेंट है, तो यह है महादेव गोविंद रानाडे जी का। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सही कथन है, देखिए केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। 1856 में कानून पारित हुए, वह है धार्मिक असुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, उनका नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर।
तो इन्होंने काफ़ी योगदान दिया विधवा विवाह के लिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके ज़रूर जाइए। इसी तरीके के जो है राज्य व्यवस्था पर, भूगोल पर भी जो है हम कैप्सूल जो है कोर्स प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप एग्ज़ाम से पहले इसको फास्ट रिवीजन करके जाएं और अच्छा से अच्छा जो है आप परीक्षा में बेहतर जो है परफॉर्म कर सकें। चलिए देखते हैं। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। यही तो है 1856 का विधवा पुनर्विवाह नियम। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया गुलामी यानी दास्ता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मत आय अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। B.M. मालाबारी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई। तो लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल। शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम H.P. ब्लावेत्स्की ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया। प्रार्थना समाज का महादेव गोविंद रनाडे। तो इसको डबल स्टार लगाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना एनी बेसेंट जी ने किया। प्रार्थना समाज का डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम जी ने। ब्रह्म समाज कलकत्ता में, मानव धर्म सभा सूरत में, आर्य समाज बम्बई में और नदवा उल उलमा लखनऊ में। सत्य शोधक समाज, इसकी जो स्थापना है ज्योतिबा फुले जी ने किया। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंद राव पाटिल। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे तिरुनेलवेली में। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। राजा राम मोहन राय, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन जी ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती जी ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवृत्ता के लिए जाने जाते हैं वो हैं दयानंद सरस्वती जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से।
ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना हुसैन अहमद ने। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था किसके? मंदिरों में भ्रष्टाचार के। मंदिरों में काफ़ी भ्रष्टाचार हो गया था, तो उसके खिलाफ 1924 में बंगाल में जो है तारकेश्वर आंदोलन स्टार्ट हुआ। हाली पद्धत संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं जो हैं। तो भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एवं द पूना सार्वजनिक सभा में से किसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो वह थी द पूना सार्वजनिक सभा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस बनने से भी पहले इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है सिविल सेवा से बर्खास्त किए गए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, तो वह है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका विलय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही कालक्रम है बॉम्बे एसोसिएशन, इसके बाद इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन और लास्ट में ये देखिए मद्रास महाजन सभा जो है। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है 1884 ईस्वी में। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे फिरोज शाह मेहता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है लंदन में हुई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इसकी स्थापना लंदन में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना लंदन में। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में। संस्थाओं का सही कालक्रम है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसके बाद देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। अभी देखते हैं संगठन और उसके संस्थापक। लैंड होल्डर सोसाइटी है, इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है विलियम एडम्स ने। इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी ने। इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने। अभी देखिए
जो भी ये बनी थी सोसाइटी, जो भी संगठन, तो इसके हम देखेंगे कि स्थापना जो है किस वर्ष में हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना जो है 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना 1804 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1823 में। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इससे संबंधित है केटी तेलंग। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, सैयद अमीर अली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। चलिए अब देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एक अंग्रेज थे जो रिटायर्ड थे, A.O. ह्यूम, एलन ओक्टन ह्यूम। ठीक है, इनकी ही जो है विचारधारा और इनके द्वारा ही जो है किया गया शुरू में जो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में जो है तेजपाल जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ पे ये हुआ था। चलिए आगे देखेंगे भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की जो संस्था थी, कितनी थी? 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, 72 लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। कौन? लॉर्ड डफरिन जो है। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति था विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, फिरोजा मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे। तो सर सैयद अहमद संबंधित नहीं रहे। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। लाल बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, लाला लाजपत राय। ठीक है। सुचेता कृपलानी, अरोड़ा असफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू, और पहली पूछेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक,
ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। सही कथन है। देखिए, सी आर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद ने। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है, या यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने बोला था कि आज़ादी मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया NC केलकर तथा IB सेन को। ठीक है, अभी देखिए आगे। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई, 1915। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की नागपुर अधिवेशन में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अभी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का जो सही क्रम है वो हम देखेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया, तो कर्नाटक में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, वो केवल पहली बार और कह सकते हैं अंतिम बार जो है गांधी जी जो है अध्यक्षता निभाई थी बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। अभी देखेंगे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान जो है। मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष बने थे अमृतसर 1919 में, सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में, अबुल कलाम आज़ाद जो है रामगढ़ में 1940 में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, लखनऊ अधिवेशन में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन जो है स्थान। देखिए, डॉक्टर M.A. अंसारी ये जो है अध्यक्ष थे जब मद्रास में अधिवेशन हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है नासिक में, सरोजनी नायडू जो है कानपुर में, और सुभाष चंद्र बोस जी जो है हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जनगण मन पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है 1911 में पहली बार जनगण मन पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अमृतसर अधिवेशन 1911 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी। अब देखेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ,
वहीं पर जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा वामपंथी आंदोलन। ठीक है, वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल उद्भव हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1904 से लगातार भारत को सुशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी जो है बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल, उधम सिंह, ये तो गरम दल के थे ही, उग्रपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक बोलते थे कि ये अंग्रेज आसानी से नहीं मानने वाले कि इनके सामने आप याचना करो, प्रार्थना करो और आज़ादी दे देंगे। तो ये गरम दल के समर्थक थे। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, एस एन बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है नरम दलीय के तौर पर नहीं थे। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे कौन? लाला लाजपत राय। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं थे। कौन जुड़े नहीं थे उदारवादियों से? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एवं ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक जो मध्यम मार्गी नहीं थे। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। भारतीय शांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन रोल ने। इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। बीजी तिलक को सजा के बाद जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मुलर ने यह कहा था। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह है बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। रीजन दिया है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ये गलत है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। आर सही है, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने। शुरुआत जो है महाराष्ट्र में गणपति का जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने ही किया था। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, बाल गंगाधर तिलक। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई, शौकत अली। अब देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारियों के एक गुप्त साम्राज्य अभिनव भारत का गठन किया वीडी सावरकर जी ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। मित्र मेला जो संघ को शुरू किया विनायक दामोदर सावरकर जी ने। के बारे में सही कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते हुए जहाज से कूद पड़े थे।
हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 1925 में। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्रा ने। बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों में से जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल ने जन्म दिया वह है अनुशीलन समिति। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। यह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया, चित्तरंजन दास जी ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई कानपुर में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के चारे के सदस्य नहीं थे शिव वर्मा। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, तो रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहा। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये लाइन, ये पंक्ति किसने लिखा? रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया रामप्रसाद बिस्मिल जी को। काकोरी जो है षड्यंत्र केस कब हुआ? काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये 1925 ईस्वी में हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं हैं। भगत सिंह नहीं जुड़े हैं काकोरी षड्यंत्र केस से। बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां से संबंधित हैं। सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद एवं मोहम्मद नाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला, चंद्रशेखर आजाद। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से वह जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसने कहा था? ये वाजिद अली शाह ने कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। किसने फेंका बम? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह। सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने मार डाला मुठभेड़ में गोलियों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। वह वाद या केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, तो लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्ला खां। अभी देखिए मुकदमों का सही क्रम। लाहौर मुकदमा, इसके बाद कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा। हावड़ा जो षड्यंत्र प्रकरण है 1910 में हुआ। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1925 में। मुजफ्फर अहमद
ऐसे डांगे शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था सूर्यसेन ने। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के जो शहीद थे वो थे खुदीराम बोस। अभी सूची 1 और सूची 2 को देखिए। अभिनव भारत, इसकी स्थापना वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास ने स्थापना किया था। अभी देखिए संगठन और संस्थापक अभिनव भारत अभी देखे थे GD सावरकर। मित्र मेला वीडी सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र केस रामप्रसाद बिस्मिल्ला संबंधी थे। लाहौर षड्यंत्र केस से जतीन दास। गदर पार्टी लाला हरदयाल। जतीन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर षड्यंत्र केस। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह थे जतीन दास। भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी जतीन दास का जो है। जतीन दास भूख हड़ताल से संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान भगत सिंह जो है फांसी दिया गया इनको। कल्पना दत्त आजीवन कारावास। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त। अभिनव भारत जो है विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह इससे संबंधित है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। संघ और संस्थापक देखेंगे। रिवोल्ट ग्रुप, इसके संस्थापक सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल्ला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। अभिनव भारत। अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अरविंदो घोष ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी रामप्रसाद बिस्मिल की। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था बिपिन चंद्र पाल। शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो बीना दास ने जो है। ठीक है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आलोचना और चिंतन, स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। ये कि यह वाक्य किसने कहा था? भगत सिंह ने। अभी देखेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई वो देखते हैं दोस्तों। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को जो प्रारंभ किया श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। वीडी सावरकर, रास बिहारी घोष, बोस, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाखना ने। गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाखना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका जो है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का जो है शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की महेंद्र प्रताप ने।
वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे अफगानिस्तान में। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी कामा से संबंधित सही कथन है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया मैडम भीखाजी कामा ने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया स्टुटगार्ट में। वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। वह बात जो मैडम भीखाजी कामा एवं एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में समानता थी। वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ये समानता थी। कामागाटा मारू काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है ये। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना से संबंधित था बाबा गुरदीप सिंह। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। अब दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में करजन के टाइम में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि सबसे बाद में हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। वह आंदोलन जो बंगभंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, R.N. टैगोर और B.G. तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के बीच एक बेहतर संबंध का समर्थक था R.N. टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। बंगाल विभाजन का मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की जो वृद्धि, उस समय जो है बंगाल में जो क्रांतिकारी थे या बंगाल जो है काफ़ी एक्टिव होकर के जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है आगे बढ़ रहा था और कमज़ोर करने के लिए जो है बंगाल का विभाजन जो है अंग्रेज करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम में बांट दिया ताकि एकता जो है भंग हो जाए। तो बंगाल की जो राष्ट्रवादता थी, बंगाली राष्ट्रवाद की जो वृद्धि है उसको कमज़ोर करने के लिए मुख्यतः जो है बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया चिदम्बरम पिल्लई ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।